आए चिलक सर के साथ सीखें एक नई बात। इस क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे ध्वनि। हिंदी में ध्वनि। ऐसे तो भाषा ही सभी विषयों का मूल है। जब तक हमें भाषा का अच्छे से ज्ञान नहीं होगा तब तक अन्य विषय को उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सबसे पहले ध्वनि को समझते हैं। ध्वनि में उसको समझने के लिए हमको वर्ण का स्वरूप को समझना पड़ेगा। वर्ण, तो वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंड ना हो, जिसका खंड ना हो। जैसे कि अ इसका हम खंड नहीं कर सकते, ये। उसी प्रकार से ई, क, व, च, ये इनका खंड नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें हिंदी की, अच्छा इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज है कि जैसे कि पानी, एक उदाहरण से समझते हैं कि पानी, तो पानी कैसे बना? तो देखिए चार ध्वनियों से मिलकर बना है पानी। ये पहला प, फिर इसका मात्रा पा हो गया, फिर न, और ये ई। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 और ये 4 वर्ण। इसके बाद इसको खंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये 4 वर्णों से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से हम देखें तो हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं और इन्हीं वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में जो वर्ण है उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आइए देखते हैं और समझते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले समझे हम स्वर वर्ण को। स्वर वर्ण किसे कहेंगे? तो इसके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब ये स्वतंत्र रूप से इसको हम उच्चारित करते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए और री, ए, ओ, और ये इनको जो है उनके उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। तो ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, संयुक्त किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। उससे पहले इनको देख लेते हैं ह्रस्व में क्या क्या आता है। तो ये अ, ई, उ और री। दीर्घ में देखें तो दीर्घ में आम का आ, फिर बड़ा ऊ, उल्लू का ऊ, ठीक है। और इसके साथ आता है बड़ा ई, ये यहां पर लिख देते हैं इसको और इसको यहां लिख देते हैं। ईख का ई, बड़ा ईख, और ये ऊन या उल्लू का ऊ। और ये संयुक्त में देखें तो संयुक्त में अब कितने बच गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हो गया। अब बचे क्या? देखिए ए, ओ और औ। तो इस प्रकार से ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, इसको याद रखना। इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यही आपका उनके प्रकारों को समझने में हमारी सहायता करेगी। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो अब इसको ह्रस्व, दीर्घ या संयुक्त क्यों कहते हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो इसको ह्रस्व स्वर,
या एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं, याद रहेगा, ह्रस्व, मूल या एक मात्रिक स्वर, ठीक है। तो ये क्यों इसको इस प्रकार से ह्रस्व, मूल या एक मात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति के लिए और कोई स्वरों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, ये मूल स्वर कहलाते हैं। अब दूसरा जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आ, तो कैसे बना आ, धन अ, दोनों मिला के क्या बना आ। तो मूल स्वरों से इनकी उत्पत्ति हुई और दो स्वर मिल के आपस में, इसी प्रकार इख कैसे बना, तो ई बराबर क्या बन गया, ये बड़ा ई, इख का ई बन गया, इमली के ई से इख के ई मिलकर क्या बना गया। उसी प्रकार से दीर्घ स्वर में एक और कौन आता है, उल्लू का ऊ, तो ये कैसे बना, छोटा ऊ फिर छोटा ऊ, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लिए, बड़ा ऊ। तो ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब समझे संयुक्त स्वर को, तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो इसके इस प्रकार से हम देखें तो हमारा जो मूल स्वर है या एक मात्रिक जो स्वर है, उन्हीं से मिलकर बाकी सारे, जैसे कि ओ कैसे, और ओ और औ को देखें तो ओ कैसे बना, अ धन उ, क्या बन गया, ओ स्वर बना। उसी प्रकार से ये अ स्वर बना, आ धन ओ, क्या बन गया, औ। तो इस प्रकार से इनकी रचना की दृष्टि से देखें तो ये स्वर एक मात्रिक स्वर और द्विमात्रिक स्वर, ये इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं, या फिर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, या मूल स्वर और दीर्घ स्वर। तो इस प्रकार से जो है ये हुआ स्वर। अब देखें व्यंजन, अब देखें व्यंजन। तो उस उदाहरण से जिसमें पहला है क वर्ग, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ और इसका पंचमाक्षर जो होता है अंग, वो आता है। तो यहां पर देखें कि जब हमको क बोलना है तो देखिए किसकी जरूरत पड़ रही है, मूल स्वर अ की। मतलब मूल स्वर अ के बिना हम ना तो क बोल सकते, ना ख, ना ग और ना ही घ बोल सक रहे हैं। तो इस प्रकार से देखें तो व्यंजन किसे कहेंगे, तो जब स्वरों का उच्चारण करना हो तो हमको क्या करना पड़ रहा है, सॉरी, जब इन अक्षरों का या वर्णों का उच्चारण करना हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, हम स्वर का सहारा ले रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आश्रित है, तो इसको आश्रित भी कहा जा सकता है, आश्रित वर्ण। तो इस प्रकार से क बोलने के लिए क धन अ, इस प्रकार से क, ख धन अ, ख, क्योंकि ख तो आ रहा है। इसी प्रकार से ग धन अ, ग, घ धन अ, घ, तो ये हुआ कवर्ण ग। इसी प्रकार से तो देखें यहां च वर्ग, च, छ, ज और झ, ट। इसी प्रकार से ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो किसी वर्ग में देखें तो जब उसको हमको बोलना है, जैसे च, तो च धन अ, च। ट वर्ग के ट को देखें, ट धन अ, ट। तो इस प्रकार से किसी वर्ग में रहे, चाहे ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में, तो सभी वर्गों के जो 33 हमारे व्यंजन हैं, उन 33 के उच्चारण के लिए हमको स्वर की आवश्यकता पड़ रही है। इस कारण से इनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये आश्रित होती हैं।
और इनको जो है इनके उच्चारण के आधार पर जो है तीन विभेद इसके बताए गए हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखें व्यंजन में स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में क वर्ग देखें तो ये क वर्ग जो होता है कंठ से बोला जाता है इसको। किससे? कंठ से। इसकी उच्चारण कंठ से होती है। आप बोलकर देखिए, क क ख ग घ अंग कबूतर क। तो इस प्रकार से ये कंठ से बोला जाता है क वर्ण। जो क वर्ग में जितने भी वर्ण हैं उनको कहां से उच्चारित करते हैं? हम कंठ से उच्चारित करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा इसका वर्ग क्या आता है? च वर्ग, च छ ज झ य। तो दूसरा हमारा स्पर्श व्यंजन में च वर्ग को देखें तो च वर्ग को तालु से बोलते हैं। तालु किसे कहेंगे? तो ये ऊपरी हिस्सा, इसको जब जीभ स्पर्श करता है च च च, जब उसके स्पर्श के बिना हम जो है नहीं बोल सकते, तो तालु से च छ ज झ य। तो ये च वर्ग जो है वो तालु से बोला जाता है, ये भी स्पर्श व्यंजन है। इसी प्रकार से तो अगला स्पर्श व्यंजन में ट वर्ग को देखें तो इसे मूर्धा से बोलते हैं। मूर्धा किसे कहते हैं? तो ये तालु के ठीक बगल में, आप जब तक वो उसको टच करके ऐसे फेंकेगा नहीं जीभ को, जैसे देखिए ट ट, पहले प्रेस कर रहा है ऐसे करके, उसके बाद ऐसे छूट रहा है, तब जाके ये हमारा ट ठ ड ढ ड़ ये बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से ये ट वर्ग जो होता है ये मूर्धा से स्पर्श व्यंजन। उसी प्रकार से देखें तो ओष्ठ से बोले जाने वाली, ठीक है, ओष्ठ से बोले जाने वाली, और किससे? दंत से। मतलब जिसका जीभ का संपर्क किससे हो? दांत से हो, उसके बाद उसको बोला जाए। और फिर दोनों ओष्ठ का संपर्क होने से बोले जाने वाला वर्ग। तो दोनों को भी सीख लेते हैं। अब देखिए ये त वर्ग को देखिए, त कैसे बोला जाता है? त बोलकर देखिए तो क्या हो रहा है? जीभ का संपर्क किससे हो रहा है? दांत से। तो इस प्रकार ये क्या हो गए? दंत हो गए। तो त वर्ग के जो वर्ण हैं जैसे त, थ, द, ध और न, ये सभी जो वर्ण है वो किससे? जीभ और दांत के संपर्क आने से अब जो आवाज आ रही है वो त वर्ग के अंतर्गत। प वर्ग में देखें तो प कैसे निकल रहा है? प। तो दोनों ओठ क्या हो रहे हैं? आपस में चिपकने के बाद खुल रहे हैं। उस खुलने के बाद जो सांस बाहर आ रही है जिससे आवाज निकल रही है तो वो प वर्ग। तो ये ओष्ठी होते हैं प, फ, ब, भ, म। आप कोशिश करिए बिना ओठ को आपस में लगे और उसके बिना खुलने के, क्या आप बोल सकते हैं इनको? नहीं बोल सकते। कोशिश कर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ओष्ठ। तो स्पर्श में देखें तो हमने क्या क्या देखा? कंठ से निकलने वाले, फिर क्या देखा? तालु से निकलने वाले, मूर्धा से निकलने वाली आवाज ध्वनि, फिर दंत से निकलने वाली ध्वनि और ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनि। तो 5 ध्वनियों को हमने सीखा। कौन कौन से? पहले कंठ से निकलने वाली ध्वनि, कौन सा वर्ग आता है? क वर्ग। उसके बाद क्या? तालु से निकलने वाली ध्वनि। उसके बाद क्या? मूर्धा से निकलने वाली ध्वनि। उसके बाद दंत से निकलने वाली ध्वनि और ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनि। तो इस प्रकार से हमने व्यंजन में जो 3 प्रकार के होते हैं तो स्पर्श में देखा। तो स्पर्श किसका? जीभ का, दांत का, है ना, जीभ से, तालु का, जीभ से, कंठ का, जीभ से।
तो ये सारा चीज ओंठ से ओंठ का, तो इस प्रकार से पांच प्रकार से या 5 जगहों से हमारा क्या हो रहा है, व्यंजन जो है निकल रहे हैं जब हमारे शरीर के अंदर से हवा बाहर हो रहा है, तो वो आवाज बन रही है। अब देखें दूसरा अंतस्थ। अब देखें अंतस्थ, तो ये कब ये ध्वनि उत्पन्न होती है, तो जब हमारे ध्वनि यंत्रों में से जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ, अब बोलकर देखिए, य, र, ल, व, तो केवल क्या बच रहा है हमारा, कंठ। बाकी जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ, ये इनके स्पर्श से क्या बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, अंतस्थ। तो ये 4 वर्ण य, र, ल और व, ये अक्षर जो है इनके स्पर्श से बनता है। अब इसका तीसरा क्या है, ऊष्म, इसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर देखें ऊष्म व्यंजन जो होते हैं 4 हुए, ये एक प्रकार से रगड़ होता है और रगड़ से ही ये ध्वनियां बनती हैं। जैसे साला, षटकोण, षटकोण, तो थोड़ा सा खिंचाव हो रहा है। उसी प्रकार से सरोता, तो सभी में देखें तो क्या हो रहा है, घर्षण बन रहा है। साला के साथ देखें या षटकोण का साथ देखें या सरोता का साथ देखें, तो साला का साथ जब बोल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन षटकोण में जोर देने की जरूरत पड़ रही है और हवा कम भ्रष्ट हो रहा है, और साला में तो इसको अंतर को ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से ये ऊष्म कहलाते हैं, क्योंकि ये घर्षण से, मतलब घर्षण से ऊष्म बनती है, तो इसके बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ऊष्म कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज देखा व्यंजन और स्वर को। तो व्यंजन में ये 3 प्रकार और स्वर में 3 प्रकार होते हैं, लेकिन 2 प्रकार से उनको अध्ययन किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आगे जो जानकारी आपको चाहिए वो जरूर आप बताइए। तो मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।